हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो से हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 4th सेमेस्टर का पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सिलेबस सभी के लिए रामबाण होता है, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ हम लोग का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा पूरा सेमेस्टर के लिए वो भी जानेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा लास्ट तक देखना है आपको। दोस्तों, आप लोगों का 3rd सेमेस्टर में CC5 हुआ, CC6 हुआ, CC7 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका आएगा कोर पेपर वो आएगा 8, ठीक है। तो पहले हम लोग 8 को डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आप लोग जब CC6 किए थे तो CC6 में आप लोग क्या कर रहे थे, स्पेशली दिल्ली सल्तनत किए थे हम लोग 1206 से लेकर 1526 तक, ठीक है। तो ये जो काल था इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत कहते हैं। लेकिन ये जो हम लोग देखे जो लास्ट में CC6 में कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर मुगल वंश का स्थापना करते हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है, दिल्ली में एक अलग ही राजवंश आ जाता है, मुगल वंश, ठीक है। तो अब आप लोगों का जो पढ़ना है CC8, वो पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में। पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य के ऊपर पूरा का पूरा पेपर है, जिसमें पूरा आपको A to Z मुगल के बारे में पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मुगल पीरियड को देखते हैं कि किस तरह का सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, है ना। तो कोर पेपर 8, जिसमें हम लोग को पढ़ना है भारत का इतिहास लगभग 1526 से लेकर 1707। यानी जो 1526 था वो था बाबर का साम्राज्य स्थापना करने का टाइम, और जो 1707 है ये औरंगजेब का मृत्यु का टाइम है ना। उसके बाद बहुत सारे मुगल फिर भी शासक हुए, लेकिन वो सब निर्बल थे, उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ये जो औरंगजेब थे, औरंगजेब ही तक ही को मुगल का शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हम लोग को सबसे पहले यूनिट में क्या पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पहले यूनिट में हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, स्रोत। सबसे पहली बात आते हैं कि स्रोत मतलब क्या होता है, जानकारी। हम लोग को इस अब की जानकारी कहाँ से मिला है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्रोत। तो स्रोत में लिखित भी हो सकता है, या फिर कोई पुरातात्विक भी हो सकता है, या फिर जो विदेशी ट्रेवलर आए थे, विदेशी यात्री, उन्होंने भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा होगा। तो उन सभी का जो टोटल समरी है वो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा। जो CC8 पेपर है, CC8 पेपर का यूनिट 1 में, जिसमें क्या है, स्रोत पढ़ना पड़ेगा, स्रोत और इतिहास लेखन। अबुल फजल कौन थे, अबुल फजल थे जो मुगल साम्राज्य में एक बहुत ही बड़े इतिहासकार, ठीक है। अबुल फजल के बारे में पढ़ना है, अब्दुल कादिर बदायूनी के बारे में पढ़ना है, अब्दुल हमीद लाहौरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब इतिहासकार रहे, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी और अब्दुल हामिद लाहौरी। ये सभी के सभी मुगल साम्राज्य से संबंधित थे। और स्थानीय स्रोत यानी उस स्थान से प्राप्त क्या क्या स्रोत है, उन सभी के बारे में जानकारी पहले हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे। और फिर है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब कोई भी उस टाइम पर जो विदेशी यात्री आए थे उस टाइम पर भारत घूमने, उन्होंने अपने मतलब यात्रा वृत्तांत के दौरान, मतलब जब यहाँ पर बिताए समय, उस टाइम पर क्या अनुभव किया, ठीक है, उसको अपने डायरी में लिखा। तो कौन कौन ऐसे इतिहासकार थे, और थे वर्नियर और मुंची, ठीक है। ये दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहला यूनिट आपको समझ में आ गया है। दूसरा यूनिट में क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दूसरा यूनिट है मुगल वंश की नींव। तो मुगल वंश की नींव कैसे रखी गई, उसके पहले भारत का स्थिति कैसा था वो पढ़ना है। दोस्तों, बाबर के आक्रमण से पूर्व काल पर भारत का एक संक्षिप्त अवलोकन, यानी भारत पर जब मुगल शासक बाबर का आक्रमण नहीं हुआ था तो उससे पहले भारत का क्या स्थिति थी, भारत के जो बड़े बड़े शहर थे उनका क्या मतलब पोजीशन था। जैसे दिल्ली, मेवाड़, बंगाल, बिहार, पंजाब के राज्य में कैसा चल रहा था स्थानीय शासक, सब कुछ, ठीक है। उसके बाद है बी में उत्तर भारत के साम्राज्य के लिए संघर्ष। यानी उत्तर भारत के साम्राज्य माने दिल्ली सल्तनत के लिए संघर्ष जो हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ बाबर का,
तो संघर्ष को अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे बाबर से जो इब्राहिम लोदी का, उसके बाद देखेंगे हुमायूं का शासनकाल। तो स्पेशली बात करेंगे तो मुगल काल का जो प्रारंभिक जो शासक था उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जब जब हुमायूं दिल्ली सल्तनत पे राज कर रहे थे तो उस टाइम क्या हो गया था, उस टाइम शेर शाह सूरी ने हुमायूं को आक्रमण किया था। ठीक है, और हुमायूं को भगा दिया था, और हुमायूं उस टाइम शासन किया था। तो ये दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हुए भी हम लोग शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। शेर शाह सूरी कौन थे, उनके प्रशासनिक व्यवस्था, उन्होंने क्या क्या बनाया, क्या निर्माण किया, सभी कुछ टोटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर को। ठीक है, यूनिट 3 में जो हम लोग पढ़ेंगे अकबर को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 100% सवाल आता है। ठीक है, यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे, साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो उसमें पहले क्या पढ़ेंगे, अकबर के अधीन शाही, यानी अकबर के अधीन कौन कौन सा क्षेत्र आते थे और उनका प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चलता था वो पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मनसूबदारी प्रणाली। मनसूबदारी प्रणाली क्या है, ये क्यों जरूरी था और इससे क्या फ़ायदा हुआ और ये किसने स्टार्ट किया, ये सभी के सभी डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। कौन, यूनिट 3 में। ठीक है, उसके बाद है मुगल कुलीनता। ठीक है, कुलीनता, तो मुगल कुलीनता क्या था, मुगल के अंडर में ही दोस्तों ये जमींदारी व्यवस्था और जागीरदारी व्यवस्था, दो व्यवस्था था। तो ये व्यवस्था क्यों शुरुआत की गई, इसको करने का क्या रीज़न था, ये सभी के सभी हम लोग यूनिट 3 में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो दक्कन और उत्तर पश्चिमी सीमांत का जो क्षेत्र था वो मध्य एशिया में मतलब मुगल के साथ उन लोग का कैसा रिलेशन था वो पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 में हम लोग देखेंगे राज्य, विचारधारा और धर्म, यानी मुगल जो शासक थे उनके राज्य कैसे थे, उनके विचारधारा किस प्रकार का था और उनका धर्म मानने का क्या क्या ये है, मतलब वो लोग का नीति कैसा था धर्म के प्रति, वो देखेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले देखेंगे अकबर का एक नियम, एक मतलब कह सकते हैं कि एक अवधारणा, सुलह है कुल, ये एक नीति था, वो क्या था, किस प्रकार का था, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद धर्म के प्रति, धर्म और राज्य के प्रति अकबर का दृष्टिकोण था, धर्म के प्रति अकबर का कैसा दृष्टिकोण था ये पढ़ेंगे। उसके बाद है अकबर के बाद धर्म की नीति कैसा था, अकबर ने बहुत सारे जो टैक्स थे वो ख़त्म कर दिए थे, धार्मिक टैक्स, लेकिन फिर उनके आने वाले पीढ़ी यानी औरंगजेब तो उसके बाद नहीं आया था, लेकिन औरंगजेब उसका ही पीढ़ी का था। औरंगजेब ने बहुत सारे ऐसे टैक्स लगा दिया था जो धर्म के साथ साथ था, लेकिन वो सभी को हम लोग क्या करेंगे, वो सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद 16वीं से 17वीं शताब्दी पर मुगल और राजपूत। ठीक है, मुगल और राजपूत के बीच कैसा बॉन्ड रिलेशन था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, वो सब क्यों भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का संकट। तो मुगल साम्राज्य का संकट किस तरह से संकट सामने आया वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक शिवाजी मतलब आ गए थे और शिवाजी पूरा का पूरा मुगल जो साम्राज्य था उसका कट्टर विरोधी था। ठीक है, और शिवाजी के अधीन मराठाओं का उदय कैसे हुआ, उनका प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, और मुगल साम्राज्य का जो इतना बड़ा साम्राज्य था वो किस तरह से पतन हो गया वो हम लोग को जानेंगे। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक में हम लोग एक क्विक समरी बना देते हैं, क्या है, पहले उसका स्रोत को जानेंगे, उसके बाद उनके प्रमुख शासक को जानेंगे। ठीक है, शासक को देखेंगे। उसके बाद इसमें ही पढ़ना है आपको शेर शाह और अकबर को भी पढ़ना है, और इसमें पढ़ना है आपको शिवाजी। ये सभी के सभी टॉपिक आपको कवर करना है यूनिट 8 में। ठीक है, आपको ये जो सिलेबस है ये आराम से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया है किसी भी टॉपिक पर तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे CC 9 का पेपर। ठीक है दोस्तों, CC 9 के पेपर में आप लोग को क्या पढ़ना है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिसमें कोर 9 में हम लोग को पढ़ना है भारत का इतिहास जो 1707 को, ठीक है 1707, इससे पहले हम लोग जब CC 8 पढ़े थे वो कब पढ़े थे, 1526 से लेके 1707। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके पश्चात भारत का स्थिति कैसा था वो हम लोग CC 9 में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे रिफॉर्म्स आ चुके थे, बहुत सारे परिवर्तन हो गया था। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ वही सबको हम लोग को देखना है। राजनीति भी परिवर्तन हुआ, बहुत सारे टेक्नोलॉजी भी बढ़ा, बहुत सारे
जो कुरीति था उसको भी समाप्त किया गया, बहुत सारी चीज़ हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या है, औपनिवेशिक सत्ता का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। मतलब क्या था दोस्तों, उस टाइम तक भारत में कोई भी ऐसा ये नहीं था जो आके भारत पे शासन कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, मतलब अंग्रेज आने का कोई सवाल ही नहीं था। लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाता है, उसके बाद क्या हुआ, जो विदेशी था ना, विदेशी भारत में आने लगे। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग को स्पेशली ब्रिटिशर्स को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विशेष संदर्भ में ब्रिटिश शासन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। इसमें हम लोग को ब्रिटिश कैसे आया था, और उसमें स्पेशली बंगाल, मैसूर, अवध, मराठा और पंजाब ये सब के क्षेत्र को देखना है, इनकी शासन व्यवस्था को देखना है, और इन लोग का अंग्रेजों के साथ कैसा रवैया था, और अंग्रेज इन्हीं सब जगह पर टारगेट क्यों किया, ये सबको भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 2 में, अब अंग्रेज तो आ गया, उसके बाद शासन पद्धति कैसे चलाया, हम लोग के ऊपर मतलब गुलाम कैसे बनाया, और हम लोग को किस तरह से लूटा गया, ये हम लोग जानेंगे यूनिट 2 में। ठीक है, तो यूनिट 2 में क्या है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज, क्या क्या समाज में रिफॉर्म्स आए, उपनिवेशिक भू राजस्व बस्तियाँ। ठीक है, तो उसमें क्या क्या भू राजस्व में, मतलब जो लैंड मतलब होता है ज़मीन। ठीक है, और लैंड में बहुत सारा टैक्स मिलता है, तो किस तरह से टैक्स लगाया, वो सब टैक्स को जानेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे क्या क्या है, स्थायी बंदोबस्त, रियायतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है कृषि और व्यवसायीकरण। ठीक है, तो हम लोग का उस टाइम पर कृषि कैसा था, व्यवसाय कैसा था, किसके साथ हम लोग का व्यापार चलता था, तो इस तरह का जो हम लोग का यूनिट है वो हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में व्यापार एवं उद्योग, तो व्यापार को भी जानेंगे, किस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों ने उद्योग लगाया और क्या क्या प्रोडक्शन किया, वो जानेंगे, किस प्रक्रिया से होकर के पास हुआ। और व्यापार किन के साथ होता था, किस चीज़ का होता था, ये पढ़ेंगे। उसके बाद व्यापार हो जाने के बाद मतलब उद्योग यहाँ पर स्टेबलाइज्ड हो गया, उसके बाद क्या देखेंगे, वहाँ पर बैंकिंग सेवा शुरू किया गया। ठीक है, तो बैंकिंग कैसे पहला स्टार्ट हुआ और अब का वर्तमान स्वरूप क्या है, ये हम लोग को पढ़ना है बैंकिंग में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जमशेदपुर में आधुनिक उद्योग और रेल, जूट और कपास, स्टील, जो यहाँ पर टिस्को को पढ़ना है। यहाँ पर टाटा स्टील जो कंपनी है ना, उसका स्थापना कैसे हुआ, उनका स्टील प्रोडक्शन का स्टार्टिंग कैसे हुआ, ये सब को पढ़ना है उद्योग एवं व्यापार क्षेत्र में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जो उपनिवेश, एक मतलब क्या है, जो अंग्रेज आ गए थे उसके बाद हम लोग को क्या परिणाम देखने को मिला, यहाँ का जो क्षेत्रीय थे वहाँ उन लोग का रिएक्शन कैसा था, उन लोगों के साथ उनका क्या हुआ, वो हम लोग देखेंगे यूनिट 4 में। ठीक है, तो 1757 का विद्रोह हो गया था। ठीक है, 1757 का विद्रोह यहाँ पर पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे दोस्तों 100% आपका एग्जाम में सवाल बनता है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, झारखंड के जनजातीय विद्रोह भी हुआ, जिसमें कोल विद्रोह और संताल विद्रोह प्रमुख थे। तो इस यूनिट में हम लोग को स्पेशली पढ़ना है पूरा का पूरा विद्रोह। ठीक है, उनके साथ क्या प्रतिरोध हुआ हम लोग का, वो पढ़ना है, विद्रोह पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे आधुनिक शिक्षा। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा को भी देखेंगे, उनका सामाजिक और धर्म और आंदोलन का विकास कैसे हुआ वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट 5 में हम लोग क्या देखेंगे, भारत में जो प्रेस था, प्रेस का विकास कैसे हुआ। प्रेस से ही पता चलता है, प्रेस में ही क्या हुआ, प्रेस से ही मतलब विचारधारा का क्या हुआ, विचारधारा फैला समाज में कि अंग्रेज हम लोग के ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। तो इस तरह का जो पूरा का पूरा सिस्टम और प्रेस का उदय है हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का गठन कैसे हुआ, कांग्रेस पहला ऐसा संस्था था पूरा भारत का जो सबसे बड़ा संगठन बनाया था, कब बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया, इनका क्या उद्देश्य है, वो उसको देखेंगे। उसके बाद क्या है, सामाजिक आर्थिक आंदोलन, तो समाज में किस तरह से धार्मिक परिवर्तन हुआ, किस तरह से रिफॉर्म्स आए, उनमें जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, वहाबी और अलीगढ़ आंदोलन प्रमुख थे। तो इन सब को हम लोग को CC 9 में देखना है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम लोग जब सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दिखाऊंगा, ताकि आप लोग का माइंड पूरा सेट हो जाएगा
कि आप लोग को कोई पढ़ना क्या है और किस तरह का सवाल आता है, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस तरह का हम लोग का ये है मतलब स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कोर पेपर 10 की। तो कोर पेपर 10 में हम लोग को पढ़ना है रूस का इतिहास। दोस्तों रूस का इतिहास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। तो उसमें सबसे पहला यूनिट में आप लोग को क्या पढ़ना है वो पूरा दोस्तों मैं लिस्ट बना दिया हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ना है पूर्वी समस्या। पूर्वी समस्या क्या था और ये क्यों हुआ, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध क्या है, किनके बीच हुआ था, क्या इनका महत्व है, किन क्या परिणाम देखने को मिला, ये पहले यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद जार अलेक्जेंडर द्वितीय क्या क्या रिफॉर्म्स लाए थे, वो किस तरह का शासन कर रहे थे, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद रूस तुर्की युद्ध पढ़ना है और वार्लिन कांग्रेस। वार्लिन कांग्रेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास पढ़ना है। उसके बाद जार अलेक्जेंडर जो तृतीय था, वो द्वितीय के बाद तृतीय आया, तृतीय ने किस तरह का शासन किया ये पढ़ना है। क्या क्या रिफॉर्म्स किया, क्या परिवर्तन किया और उनके द्वारा जो किया गया प्रमुख कार्य वो देखेंगे। और इसमें दोस्तों आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा 1905 की रूसी क्रांति, ठीक है। रूसी क्रांति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यूनिट 3 में देखेंगे रूस जापान युद्ध। दोस्तों ये रूस जापान युद्ध बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद है रूस एवं प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस क्यों कूदा और उसका क्या परिणाम देखने को मिला, क्या फ़ायदा हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रोस्पेक्टस से हम लोग रूस को जानेंगे पूरा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों के दोनों टॉपिक क्या है 1917 में मोन्सेविक क्रांति और बोल्शेविक क्रांति। दोस्तों ये मोन्सेविक क्रांति और बोल्शेविक क्रांति रूस की क्रांति का ही दो फेज था, है ना, यानी दो अलग अलग टाइम में किया गया दो क्रांति था, ठीक है। तो इसको पढ़ना है पहले मोन्सेविक क्रांति और उसके बाद बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। और बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। और आगे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग यूनिट 4 में क्या देखेंगे, तो लेनिन की आर्थिक नीति। दोस्तों ये जो टॉपिक है लेनिन की आर्थिक नीति, ये आपका पढ़ा दिया गया है। बहुत सारे टॉपिक इसमें से भी आपको कंप्लीट करवाया गया है। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अभी जब तक नहीं आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है तब तक आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, ठीक है। तो जो लेनिन की आर्थिक नीति है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद स्टालिन का जो गृह और विदेशी नीति है वो पढ़ना है। उसके बाद रूस में साम्यवादी दल का गठन कैसे हुआ, क्या ऐसा चीज़ हुआ जिसमें वो लोग साम्यवादी बन गए थे, वो देखेंगे। उसके बाद है सोवियत रूस एवं द्वितीय विश्व युद्ध, यानी रूस का जो द्वितीय विश्व युद्ध में इम्पैक्ट था और उनके मतलब वहाँ पर ज्वाइन होने का क्या रीज़न था, उनसे क्या परिणाम निकल के आया, ये सभी चीज़ हम लोग देखेंगे यूनिट 4 में। उसके बाद है स्टालिन के पश्चात रूस। स्टालिन कौन थे, वो भी रूस के राष्ट्रपति थे। उसके बाद रूस का स्थिति कैसा था वो हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो आई होप ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है यानी CC8 क्या पढ़ना है आपको समझ में आ गया है, CC9 ये भी समझ में आ गया है और CC10 ये भी आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलेंगे सर सिलेबस तो समझ में आया, अभी हम लोग करें तो करें क्या। तो अभी आप लोगों के लिए कुछ स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्ट्रेटेजी क्या क्या है, तो हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया, सिलेबस को आराम से पढ़िए, उसको कॉपी में नोट कीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होगा, आपको क्या पढ़ना होगा आप आराम से जान पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं इससे आगे वाला साल का भी दिखाऊंगा और उससे आगे वाला साल का भी दिखाऊंगा, यानी 2 साल का मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CC जो आपका सेमेस्टर 4 है उसका दिखाऊंगा, ठीक है। एक बाय एक करके आएगा, यानी CC8 आएगा, CC9 आएगा, CC10 मिक्सअप नहीं करूँगा, आपको आराम से समझाऊँगा कि
कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, यानी इन सब का जो निचोड़ होगा सिलेबस का और प्रीवियस क्वेश्चन का, वो रहेगा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सीरियल वाइज सीरियल चलेंगे, आगे हम लोग कुछ नहीं चलेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका होगा, उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, और यही आपको पढ़ना है। उसके बाद जब एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा, इसका एग्ज़ाम टाइम आने से पहले ही मैं 1 बाय 1 करके पूरा सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। और उसके बाद एग्ज़ाम टाइम में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के लिए और ट्रू फॉल्स के लिए एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग CC8 को, CC9 को और CC10 को अलग अलग 3 वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम लोग को क्विक रिवीजन से आपका ऑब्जेक्टिव सवाल पूरा का पूरा सही हो जाएगा। और जितना हो सके उतना तो सही होगा ही, अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा नंबर आता है और आएगा भी, ठीक है। तो यही सब आपका स्ट्रेटेजी रहेगा इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर सिलेबस पूरा समझ में आ गया तो, ठीक है। उसके बाद वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरा का पूरा ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और सभी दोस्तों को बोल दीजिए कि हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आप किसी भी प्रकार से मेरे को हेल्प करना चाहते हैं तो इस QR कोड के माध्यम से कुछ भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये आप ही लोगों के लिए कुछ प्लान किया गया है, तो इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप लोग जितना हो सके उतना हेल्प कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।